पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब एक एक करके इसमें जो हमें पढ़ना है उसके बारे में बात पिछले वीडियो में हो चुका है। आगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के यूजेस के बारे में, प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और मृदा के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल के बारे में। तो सबसे पहले है लैंड। जमीन असल में है क्या? तो जमीन जो अर्थ सरफेस का वो हिस्सा जो पानी में डूबा नहीं है उसी को हम लोग लैंड बोलते हैं, है ना। अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपर का वो हिस्सा जिसमें सभी चीज़ें शामिल है, चाहे खनिज भी वहाँ से निकल रहा है वो भी ज़मीन शामिल है, खेती हो रही है वो भी ज़मीन शामिल है, सभी पहाड़ वाला ज़मीन भी शामिल है, पथरीली भूमि भी शामिल है, उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है वो सारे, जंगल की ज़मीन, सभी ज़मीन जहाँ हम रह रहे हैं, उद्योग है, ये सारे जगह जो है अर्थ सरफेस वो सारे लैंड का हिस्सा है। इसमें एक जवाब भी हम लोग खोजेंगे, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं उसके बारे में ये है कि इतने सवालों का जवाब हम लोग देंगे। तो इसमें एक सवाल है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों समझा जाता है, इसमें ये भी जवाब हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ खेती करते हैं, जहाँ से भोजन करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह सारे चल रहा है, ये सब के सब जमीन यानी लैंड पे है। इसलिए भूमि जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक। दुनिया की आबादी का लगभग या 90% हिस्सा जो है मात्र और मात्र 30% जमीन पर ही रहता है। नहीं समझ में आया? ठीक पीछे से और थोड़ा पीछे से समझाते हैं। जैसा आप जानते हैं लगभग 70% धरती पर पानी है, 30% जमीन जो है वही लैंड है, या जहाँ बर्फबारी सब कुछ है। 70% समुद्रों से घिरा है और 30% में लैंड। अब जो 30% लैंड है ना, इस 30% हिस्सा का भी जो 70% हिस्सा उसमें मानव आबादी नहीं बसती है। इस 30% जो पूरी भूमि की है, पूरा जितना भी लैंड हम लोगों के पास है, उस लैंड का मात्र 30% जगह पर ही आबादी बसती है। 90% आबादी इस 30%, बाकी 70% या तो निर्जन है, नहीं रहने लायक है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं, या बहुत ही विरल जनसंख्या है। और ऐसा इसलिए है, जनसंख्या का वितरण धरती पर असमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भौतिक कारण है, खास करके जो जमीन का स्वरूप है वो ऐसा है कि वो रहने लायक नहीं है। स्टीप स्लोप मतलब एकदम तेज ढलान कहीं धरती पर है, जमीन पर है, इस वजह से रहने लायक नहीं है। वाटर लॉगिंग, जहाँ कहीं जल जमाव हो जाता है, जल आक्रांत क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उस वजह से वो रहने लायक नहीं है। फिर रग्ड टोपोग्राफी, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होता है ना उसको बोलते हैं रग्ड टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ ज़मीन। इन सब के अलावा कई जगह हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो बेसिक चीज़ याद रखना है, जो रिवर वैली है, नदी घाटी है, या फिर जहाँ फर्टाइल लैंड है, ज़मीन उपजाऊ है, वहीं की आबादी, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ पॉपुलेशन अच्छा होगा। जो प्लेन एरिया है, समतल मैदान है, वहाँ का जनसंख्या अच्छा होगा। ये सारे एनसीईआरटी में हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इन सबों को समझने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक एग्जैक्ट सवाल ये नहीं आता है आपके एग्जाम, आपके पेपर में, बल्कि सवाल जो आप इससे सीखेंगे, समझेंगे, वो आता है। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों का आप समझें कि आबादी। अब है भूमि का उपयोग। अब भूमि का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जिस चीज़ के लिए ये संसाधन महत्वपूर्ण है वही इसका उपयोग है। मतलब सड़क बनाने के लिए करते हैं, मतलब घर बनाने के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, उद्योग लगाने के लिए करते हैं। ये सब धरती के या लैंड के उपयोग। अब दिक्कत ये है कि बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है ना, और बढ़ती जनसंख्या का बढ़ता डिमांड, इस दबाव के कारण हो क्या रहा है, लैंड की क्षति हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण इसलिए हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि का दबाव बढ़ता जा रहा है, रहने योग्य भूमि का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग लैंड का इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अनाधिकृत हस्तक्षेप, जो चाहिए नहीं फिर भी उस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से अनाधिकृत हस्तक्षेप यानी इंक्रोचमेंट के वजह से क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन, निम्नीकरण हो रहा है। अब भूमि का जो उपयोग है कई मायनों में निर्भर करता है, उसके भी कई भौतिक कारण हैं जिसके आधार पर जमीन का उपयोग होता है। जैसे स्थलाकृति, टोपोग्राफी, किस तरह की जमीन है, स्थल स्वरूप कैसा है, उबड़ खाबड़ है, नीच ऊंच है, समतल है, समतल नहीं है। फिर उसका मृदा कैसा है, मृदा मतलब सॉइल, वहाँ की ज़मीन कैसी है, उपजाऊ है, पथरीली है, किसी काम का है, कि वहाँ इंडस्ट्री बनाने लायक है, कि खेती करने लायक है, कि घर बनाने लायक है, इस आधार पर। फिर जलवायु, ज़मीन का जो इस्तेमाल है, लैंड का इस्तेमाल किन चीज़ों पर, जलवायु पर, है ना। गर्मी कैसी पड़ती है वहाँ, साल भर का मौसम वहाँ कैसा रहता है, बहुत बर्फीला तो नहीं है, बहुत बरसात वाला तो नहीं है, इस तरीके का। फिर खनिज की उपलब्धता, जो लोग हम लोग माइनिंग करते हैं, या फिर और भी चीज़ें जो उपलब्ध हैं, वहाँ पे किस तरह की कौन सी खनिज है, मिनरल है, जैसे अभ्रक है, लोहा है, बाकी के अयस्क हैं, तो उस तरह जगह उपलब्धता उसकी क्या है, उस हिसाब से भी। फिर जल की उपलब्धता,
है ना, ये भी प्रभावित करती है कि कैसा उपयोग होगा। जहाँ जल एकदम ही नहीं है तो इसका मतलब है मानव आबादी कम जाएगी, नहीं रहेगी। ये सब जो कारण है यही भूमि उपयोग को निर्धारित करता है, या इसके फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर होता है कि भूमि का कौन सा उपयोग होगा, कैसा उपयोग होगा, कितना उपयोग होगा। इसके अलावा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी। अब आपने तकनीक विकास कर लिया, अच्छा काम कर लिया और आपके पास ऐसे तकनीक है जो खराब भूमि पर भी या रहने लायक नहीं भूमि है फिर भी वहाँ ऐसी तकनीक आपने बना लिया है ताकि रह सके, तब भी आप तकनीक का इस्तेमाल करके वहाँ रह सकते हैं। तो एक मानवीय फैक्टर, एक तो भौतिक कारक है उपयोग का जो हमने अभी बताया क्लाइमेट वगैरह के बारे में। दूसरा मानवीय कारक है कि भाई मानव ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। तीसरा ज़मीन का एक और उपयोग है और वो एनसीईआरटी में बताया गया है ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप के आधार पर मतलब उसकी स्वामित्व कैसा है, निजी ज़मीन है या समूह की ज़मीन है, उसको बोलते हैं ऑनरशिप। प्राइवेट या कॉमन लैंड, है ना, कम्युनिटी का लैंड। प्राइवेट लैंड जो निजी किसी के स्वामित्व में होता है, किसी का अपना होता है, लोग घर बनाते हैं, बाकी की चीज़ें करते हैं। कई होता है सामूहिक ज़मीन, जैसे चारागाह की ज़मीन, मेडिकल हर्ब जैसे औषधीय पौधा वगैरह सब एक साथ लगाते हैं। तो जो साझा संपत्ति की ज़मीन है उसको कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं, साझा संपत्ति ही बोलते हैं। जनसंख्या का डिमांड इतना ज़्यादा है और लैंड लिमिट है, कम है, जो हमने आपको बताया, तो उसके वजह से इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, अनाधिकृत प्रवेश बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो हम अब अभी आगे देखेंगे कि उस डिग्रेडेशन से बचाव के लिए, निम्नीकरण से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। लैंड के और भी डिग्रेडेशन के क्या कारण है, जैसे भूस्खलन है, अपक्षय है, अपरदन है, बाकी की जो चीज़ें, उन चीज़ों से भी लैंड का गड़बड़ हो रहा है, उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। तो उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं अभी आगे देखेंगे। लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल का जवाब दे देते हैं, भूमि निम्नीकरण डिग्रेडेशन का कारण क्या है। तो मूल रूप से कृषि और निर्माण की गतिविधियों के कारण भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जो भूमि का डिग्रेडेशन किसी भी कारण से हो रहा है, निर्माण के कारण हो रहा है, कृषि के कारण हो रहा है, भूस्खलन के कारण और कई और भी चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ों के कारण लैंड का डिग्रेडेशन, निम्नीकरण हो रहा है। लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, मतलब निम्नीकरण से बचाव कैसे होगा, संरक्षण कैसे करेंगे, वह ध्यान रखना है। पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से डिमांड ग्रो कर रहा है, मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। अब ग्रोइंग डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत यहाँ आ रहा है कि फॉरेस्ट हो या एरेबल लैंड हो, जंगल, वन जीव, वन का जो संसाधन है, वन योग भूमि हो, जंगल हो, या फिर कृषि योग भूमि, एरेबल लैंड हो, उस सब का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब उस डिस्ट्रक्शन को क्यों कर रहे हैं, ताकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दोहन करके कर सके। अब दिक्कत इससे ये है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का खत्म होने का, समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक, फियर ऑफ लॉस बोलते हैं हम। जहाँ अंग्रेजी लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो जो खास खास शब्द है वो लिख देते हैं ताकि आप परीक्षा में लिखते वक्त अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो इन शब्दों पर खास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपका कोई सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं वीडियो के कमेंट में। एक चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं कहना, और वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार हम ध्यान करते हैं कि बोलना है और ध्यान से निकल जाता है। जो भी हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो का पहुँच बढ़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे उससे रिकमेंडेशन ज़्यादा लोगों को जाता है और सब्सक्राइब करने की संभावना और वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप सबसे अनुरोध है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें और कारण संभव हो तो बताएं, और कोई सुधार करना हो तो वो भी हमें बताएंगे। संसाधनों के समाप्त होने का तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा जिस हिसाब से हम लोग इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वर्तमान दर को, प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, नहीं रोका गया, चेक नहीं किया गया। चेक शब्द इसलिए कहते हैं ना, इसको चेक करना जरूरी है, मतलब रोकना जरूरी है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमको रोकना है तो क्या कर सकते हैं, भूमि कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप एफॉरेस्टेशन कीजिए। अगर डिफॉरेस्टेशन की वजह से गड़बड़ हो रहा है मामला तो एफॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण कीजिए। फिर लैंड रिक्लेमेशन कीजिए, जिसको आप भूमि उद्धार कहते हैं, है ना। लैंड रिक्लेमेशन क्या है कि जो भूमि गड़बड़ हो गई है, अपक्षय या अपरदन की वजह से गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करने का प्रयास करें। उसके बाद है पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इन चीज़ों का, खास करके केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। नियमित उपयोग करें तो उससे लैंड बचेगा। फिर ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण, बहुत ज़्यादा गाय भैंस चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, या ज़मीन का जो भी ऊपर चीज़, घास पात है, पेड़ पौधा है, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। उसके वजह से क्या है, लैंड जो है सॉइल होल्ड हो पाता नहीं है। तो इरोजन के कारण लैंड का डिग्रेडेशन, यानी कि इरोजन मतलब अपरदन के कारण लैंड का डिग्रेडेशन यानी निम्नीकरण होता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से। अब
एक डिग्रेडेशन का एक और कारण है भूस्खलन। आपने नाम सुना होगा, ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, जहाँ जहाँ ऊंचाई और निचाई होता है ना, बहुत ज़्यादा अंतर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक लैंडस्लाइड आपने सुना होगा, केरल के आसपास में अक्सर होते रहता है, हिमाचल प्रदेश इन जगहों पर होते रहता है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, जब कभी बहुत ऊंचाई पर से ज़मीन का हिस्सा, चाहे वो मलबे के रूप में हो, डेब्रिज जिसको सैल, रोक, चट्टान जिसको आप सैल कह रहे हैं, रॉक्स के रूप में, वो बहुत बड़ा हिस्सा जब नीचे चला आता है, ज़मीन के नीचे चला आता है, मतलब बहुत ऊंचाई से ज़मीन पे चला आता है, तो उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड क्या होता है, सैल यानी रोक, मलबा यानी डेब्रिज, पानी के कारण होता है। बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, वो बारिश क्या किया, बहुत ज़्यादा अपने साथ डेब्रिज को लेकर नीचे ज़मीन पर आ गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। ज्वालामुखी के कारण होता है, ज्वालामुखी विस्फोट किया तो उसके साथ जो मलबा निकला उसने और अपने साथ और भी मलबा लेके नीचे आ जाते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी के बाद भूकंप। भूकंप क्या है, या तो विस्फोट की वजह से, जो हम लोग माइंस में विस्फोट करते हैं, खनन के लिए जो विस्फोट करते हैं उसके वजह से, या प्रकृति भूकंप की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। अब लैंडस्लाइड से दिक्कत क्या है, मान लो कभी कभी क्या है ना, जैसे रिवर, कोई रास्ता, नदी जा रहा है, अब नदी में जब मलबा गया तो नदी ब्लॉक हो गया। अब जैसे ही ब्लॉक हुआ तो है वो माने विध्वंस ला देता है, कुछ जैसे ही रुका तो पानी रुकने से जिधर के तिधर पानी बांध तोड़ के या जिधर के तिधर आवासीय इलाकों में पानी फैल जाता है, तो इस वजह से विध्वंस होता है। हैवोक जो शब्द है विध्वंस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उससे क्या होता है, विध्वंस से लाइफ मानी जीवन और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की क्षति होती है। एनसीईआरटी में केस स्टडी दिया गया है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर। किन्नौर NH-22 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 22, एक विस्फोट के कारण वहाँ 200 मीटर हिस्सा ढह गया। वो पुराना तिब्बत हिंदुस्तान जो सड़क था, 200 मीटर हिस्सा एकदम ढह गया, तो उसमें भी काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। बाद में सरकार ने उसको, उन जगहों को, उन गाँवों को एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाया था। अब लैंडस्लाइड रोकने का क्या तरीका है, तो लैंडस्लाइड रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है वेजिटेशन। इसका मतलब है कि आप प्राकृतिक वनस्पति जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसमें लगाएं, तो सबसे अच्छा उपाय ये है। फिर दूसरा है प्रतिधारी दीवार, जिसको रिटेंशन वाल कहते हैं। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना लगती है वहाँ क्या करो, प्रतिधारी दीवार खड़ा कर दो। जैसे आप रोड्स जब बनते होंगे तो आपने देखा होगा, कंक्रीट यानी सीमेंट का जो बना के सीधा 5-5, 10-10 इंची का रोड के किनारे आपने देखा होगा कि दीवार खड़ा कर देते हैं, वो प्रतिधारी दीवार है। उससे लैंडस्लाइड जब होगा तो क्षति बचेगा, वो प्रतिधारी दीवार उसको रोक लेगी। और इससे बचने का तरीका है कि मैपिंग आप कर लें, जो जो हिस्सा गड़बड़ है, जहाँ जहाँ लगे संभावना है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, तो वहाँ मैपिंग कर लें, मानचित्र बना लें और उस हिस्से को चिन्हित कर दें कि यहाँ आवास नहीं बनाना है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना है, वो सारे कृषि कहाँ होगा। मैपिंग अगर आप कर देते हैं तो उससे बचाव करने की संभावना बढ़ जाती है कि कहाँ कृषि करना है, कहाँ आवास लगाना है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है। अगर लैंडस्लाइड इलाकों को हम लोग उसको मानचित्र में मैपिंग कर ले तो। अब एक आखिरी चीज़ है कि लैंडस्लाइड से बचने का एक और उपाय है कि आप जो बारिश का पानी आता है या किसी भी तरह से बहुत सारा जो पानी आता है, अगर उसको सरफेस पे ही बढ़िया से कहीं एक तरफ निकालने की व्यवस्था हो जाए, जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, नाला सिस्टम, अगर उस ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो जाए तब भी हम लोग बचाव कर सकते हैं इस लैंडस्लाइड से। तो ये था मोटा मोटी जो हम लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में। ये था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लैंड के बारे में।